नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसी कोण को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने कोण के बारे में पढ़ा था, उसी कोण को हम आगे बढ़ाते हैं और उसके जुड़ी हुई जो और चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि दो रेखाएं हैं, जिसको एक को प्रारंभिक रेखा कहा जाता है, इनिशियल लाइन कहा जाता है। फिर इसके साथ में एक रेखा जो घूम रही है इसके साथ, इसको जनक रेखा कहते हैं। जनक रेखा या जनरेटिंग लाइन या टर्मिनल लाइन, जो चाहे आप नाम दे सकते हैं। रोटेटिंग लाइन, तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज जब घूमती है तो हम एंगल को पॉजिटिव कहते हैं, और जब क्लॉकवाइज घूमती है तो एंगल को नेगेटिव कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ढांचा होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दो प्रकार के एंगल है। एक तो एंगल है ये वाला, एक एंगल है आप बाहर वाला, जो बाहर से आप देखेंगे ये। इन्हें आप आंतरिक कोण और बाह्य कोण के आधार पर परिभाषित करते हैं। आपकी जो दो रेखाएं हैं उनके बीच में जो कोण फंसा हुआ है, आपकी जो रेखाएं हैं ये देखिए, इनके बीच में जो एंगल अनंत तक ये जो रेखाएं जा रही है, इन रेखाओं के बीच में जो एंगल फंसा हुआ है वो आंतरिक कोण, और जो बाहर बच गया वो बाह्य कोण। इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, आंतरिक कोण एवं बाह्य कोण। ठीक है। अब कोणों का थोड़ा सा वर्गीकरण कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा वर्गीकरण। देखिए, अगर आपकी प्रारंभिक रेखा यही है और आपकी अंतिम रेखा यही है, यानी दोनों ही एक ही है, यही आपके प्रारंभिक है, यही आपके अंतिम है, दोनों रेखा सेम है। प्रारंभिक रेखा तथा जनक रेखा दोनों अगर एक ही है, यानी रेखा ने घूमना ही शुरू नहीं किया, तो ये आपका एंगल जो है थीटा, जिसे व्यक्त करते हैं, वो 0 डिग्री हुआ। रेडियन में बोलेंगे तो 0 रेडियन होगा, क्योंकि 0 0 ही होता है। डिग्री में भी 0 होता है, रेडियन में भी 0 होता है, हर भाषा में 0 होता है। इसको कहते हैं शून्य कोण। शून्य कोण, शून्य कोण कब बनता है? शून्य कोण केवल तब बनता है जब आपकी प्रारंभिक रेखा और आपकी जनक रेखा एक होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शून्य कोण, 0 एंगल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ये कुछ जरूरी नहीं है कि प्रारंभिक रेखा जनक रेखा एक हो। अगर दो रेखाएं समानांतर होती है तो भी उनके बीच का कोण 0 ही माना जाता है। ये दो रेखाएं समानांतर है तो इनके बीच का कोण भी 0 माना जाएगा, क्योंकि जब आप एक रेखा को उठा के दूसरी रेखा पे रखेंगे तो वो 0 डिग्री होता है। ठीक है ना। आप इस रेखा को उठा के इस रेखा के ऊपर रखेंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, यानी कोई घुमाव नहीं, कोई घुमाव नहीं, यानी कोण 0। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज ना हो जाए आप, एक ही रेखा हो तो ही 0 डिग्री होता है, ऐसा नहीं है। समांतर रेखाएं भी एक ही रेखा की तरफ मानी जाती है। दूसरा है सरल कोण, हिंदी में रज्जु कोण। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। जब आपकी ये प्रारंभिक रेखा है, इसके ऊपर की जो रेखा है वो घूम के पूरा घूम जाती है, पूरा विपरीत दिशा में चली जाती है घूमते हुए, इस तरीके से, तो आप ये 180 डिग्री कहलाता है, और रेडियन में बोले तो पाई कहलाता है। इस कोण को आप सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को रज्जु कोण या सरल कोण कहते हैं, सिंपल कोण कहते हैं। सिंपल और स्ट्रेट एंगल। अगला होता है संपूर्ण कोण। देखिए, नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 180 180 है, 0 डिग्री 0 डिग्री है, बस इनको थोड़ा सा नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्लीट एंगल। अब आप कंप्लीट एंगल किसे कहेंगे? जब आप पूरा एक चक्कर काट लेंगे तो ऐसे एंगल, यानी 360 को 360 में पूरा कोण बन जाता है ना, तो आपकी जो लाइन है वो घूम कर वापस आ जाती है, रोटेट करके वापस उसी पे आ जाती है। पूरा एक रोटेशन चक्कर पूरा करके वापस यहीं आ जाती है, तो इसको आपको 360 डिग्री। रेडियन में बोले तो 2 पाई। इसे संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहते हैं। अब कुछ स्पेशल कोण, ये 3 हमारे बड़े काम के, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। खास कैटेगरी है ये हमारी, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण एक्यूट एंगल, समकोण राइट एंगल, अधिक कोण ऑब्स्ट्यूज एंगल। ठीक है। जब आपका एंगल यानी थीटा जो है वो 90 से लेस होता है, लेस देन 90 डिग्री, छोटा होता है, 90 से कम होता है, तो वह न्यून कोण कहलाता है। पूरा 90 होता है तो आपका समकोण कहलाता है। लेकिन अगर 90 से बड़ा है, थीटा लेस देन
90 से बड़ा है, लेकिन 90 से बड़े का मतलब ये नहीं कि छूट दे दी, कहीं तक भी जाओ ना, कहीं तक जी 180 तक, 180 से पहले पहले, क्योंकि 180 होते ही तो फिर हमारा नया नाम आ जाता है जिसका नाम है सरल कोण। 180 के कोण को तो सरल कोण कहते हैं फिर, ठीक है, समझ गए बात। तो यहां से आपका न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण आप देखेंगे जब 90 डिग्री का, ये देखिए अभी ये आपका 90 का कोण है और आप ऐसे बनाते हैं 90 के कोण को, ये 90 का कोण। अब इससे पहले लाइन जो होगी, लाइन अगर इस लाइन के बाईं तरफ है, बाईं तरफ है इसका मतलब वो न्यून कोण बना रही है। अगर बाईं तरफ है तो वो न्यून कोण पे, ये जो भी कोण बनेगा न्यून कोण वाली रेखा कहलाएगी, क्योंकि कोण जो है वो न्यून कोण है। 90 ऑब्वियसली बात है 90 से छोटा है। इस लाइन के दाईं तरफ, जैसे इस लाइन के आप दाईं तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आते ही आपका जो कोण होगा वो आप देखेंगे कि 90 से ऊपर जा चुका है, तो ये आपका अधिक कोण हो गया। ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज, एक्यूट और ये हो गया आपका राइट एंगल, ठीक है। जैसे ही आप पूरा यहाँ पे पूरा एक चक्कर अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएंगे पूरा, तो आपका ये हो जाएगा 180 का, यानी सरल कोण, स्ट्रेट कोण, सिंपल और स्ट्रेट कोण, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर 180 पे आप रुक गए, 180 के आगे क्या होगा, 180 के बाद में क्या होगा? तब एक नया वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है वृहत कोण। पांचवा वृहत एंगल, वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, आप 180 से ऊपर घूम जाते हैं, 180 से ऊपर। तो आप देखिए ये आपका लाइन हुई, ये आपके 180 की लाइन हुई, ठीक है, ये 180 की है। अब आप क्या होते हैं, इससे ज्यादा घूम जाते हैं, इससे 180 से आप ज्यादा घूम जाते हैं, मान लीजिए ये रहा। तो अब क्या हुआ, आपका जो एंगल है वो 180 को पार कर गया। तो ये जो कोण है ये वृहत कोण, जब आप 180 को पार कर जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा 180 से ऊपर रहना चाहिए आपका कोण और 360 से छोटा रहना चाहिए, क्योंकि 360 वाले कोण का नाम हमने पहले ही अलग रखा हुआ है। 360 वाले कोण का जो नाम है वो आप ऊपर देख सकते हैं, संपूर्ण कोण नाम रखा हुआ है ना, इसको हमने संपूर्ण कोण में रखा हुआ है। क्लियर हो गया? अब सारे कोणों का नाम हो गया आपका कोण 0, पूरा 0 है तो शून्य कोण, 0 से 90 के बीच में है तो न्यून कोण, 90 पे समकोण, 90 के बाद में 180 से पहले पहले अधिक कोण, 180 पे सरल कोण, 180 से लेकर 360 से पहले पहले वृहत कोण और 360 पे संपूर्ण कोण। सारे कोणों के नाम हो गए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 190 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए दो कोण है θ1 और θ2, दोनों कोणों का योग अगर 90 आ रहा है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो कैसे होता है वो भी देख लीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दो रेखाओं के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। अगर यहाँ बीच में से मैं कोई भी लाइन खींचूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लाइन कितने का कोण बनाती है। ऑब्वियसली बात है कि दोनों साइड के जो कोण है, एक साइड का θ1 नाम दे देता हूँ और दूसरे वाले को θ2 नाम दे देता हूँ। तो θ1 और θ2 दोनों का जोड़ 90 होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही जोड़ 90 था। बस इस लाइन ने तो क्या किया है, 90 का दो टुकड़ों में बांटा है, θ1 θ2, ठीक है। तो ये पूरक कोण कहलाते हैं। अगला नंबर 7, समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 होता है तो समपूरक कोण कहलाते हैं। 180 होना चाहिए, लेकिन 90 होते हैं तो पूरक कोण और 180 होता है तो समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल्स, समपूरक कोण जिनका जोड़ 180 होता है। जैसे एक सीधी रेखा है, वो घूम के 180 का कोण बना लेती है। अब ये पूरा कोण 180 का हो गया। अब आप यहाँ बीच में से कोई भी रेखा खींचेंगे, वो रेखा ऑब्वियसली बात है इस 180 को दो भागों में बांटेगी। तो एक कोण यहाँ तक का मान लीजिए θ1 है और यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो θ2 है।
तो θ1 और θ2 का जोड़ जो होगा θ1 प्लस θ2 बराबर होगा 180। तो ये दोनों है समपूरक कोण। 180 के 2 भाग समपूरक कोण कहलाते हैं। चलिए अगले पे आते हैं। अगला है आसन कोण। आसन कोण, दो कोण, यदि दो कोण इस प्रकार हो कि जिनका शीर्ष और भुजा, जिनका शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ और कॉमन हो, या यूं कहीं लगातार कोण। आसन कोण का मतलब लगातार, ये कोण फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, आसन कोण कहलाते हैं। आसन कोण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये आपका OA है, ये एक भुजा है OB, और ये जो कोण है ये कोण हुआ। फिर जैसे ही OA से OB हुआ, फिर OB पे आगे जाके OC हुआ। अब ये जो कोण है, दो कोण, कोण 1 और कोण 2, ये आसन कोण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए OB इनके अंदर कॉमन है, OB इनके अंदर कॉमन है, दोनों ही कोणों में देखिए OB कॉमन है। एक ही रेखा पे एक नीचे बना है, एक ऊपर बना है, रेखा इसी रेखा पे, O बिंदु देखिए सेम है। उभयनिष्ठ बिंदु O है, O ही एक बिंदु है, वो OB जो रेखा है वो दोनों में कॉमन है, दोनों ही कोणों में। तो ऐसे कोणों को आसन कोण कहते हैं, लगातार बैक टू बैक कोण। आसन कोण मतलब लगातार, पहले कोण फिर वो जो खत्म हो, जहां से वो खत्म हो वहां से अगला स्टार्ट हो, यूं समझिए, समझने बातों को। जहां पहला खत्म होगा, खत्म होते ही वहां से दूसरा शुरू हो जाएगा, उसी पॉइंट पर, पॉइंट उसी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आइडिया को बढ़ाते हैं। अब चलते हैं कोणों से बाहर, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं बड़ी बहस का हिस्सा है, बहुत बहुत भयंकर बहस का हिस्सा है समांतर रेखाएं। ये आपने कभी यूक्लिड का नाम सुना होगा। यूक्लिड, हम जो ज्योमेट्री अभी पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिड जो थे वो मैथमेटिशियन थे जिसने सबसे पहली बार फॉर्मुलेट किया। फॉर्मुलेट का मतलब है, एक तो होता है कि मुंह जबानी चल रहा है ना, मुंह जबानी ऐसे ही चल रहा है। एक है जिसको आप लिखित में बाकायदा लिपिबद्ध करते हैं कि भाई ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, समझे, ताकि एक जगह हो सके जहां से बताया जा सके। अब मैं कहूँगा रामचंद्र ने कहा, रामचंद्र को पकड़ोगे, रामचंद्र ने कहा, मोहन ने कहा, मोहन को पकड़ोगे, सोहन ने कहा, सोहन के पास पहुंचेंगे, विनोद के पास जाएंगे, विनोद कहेगा मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। तो ये है, अफवाहें हो जाती है फिर ये। तो फॉर्मुलेट करने का मतलब है आप एक जगह बनाते हैं कि भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वहां से मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले यूक्लिड ने जो थी ज्योमेट्री को फॉर्मुलेट किया, कुछ पोस्टुलेट दिए। पोस्टुलेट का मतलब वो चीजें जिनको प्रूफ नहीं की जा सकती, बस वो तथ्य है, बस वो तथ्य है जिनके आधार पे शुरू किया गया। तो यूक्लिड के पोस्टुलेट कहलाते थे। उसमें जो यूक्लिड का जो 5वां पोस्टुलेट था वो ये था कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। यह दो समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कभी नहीं काटते इसका मतलब ये भी हुआ कि इन दोनों के बीच की दूरी कभी कम होगी ही नहीं, क्योंकि अगर दूरी कम होने लग जाती तो फिर तो कहीं ना कहीं ये दोनों काट ही लेते। अब इनके बीच की दूरी ये D है, ठीक है, यहाँ पे भी D है, और कुछ समय बाद आप जाके चेक करेंगे दोबारा तो ये दूरी एग्जैक्टली D रहेगी। अगर मान लीजिए 0.1% की भी कमी आती तो पता क्या होता, ये कहीं ना कहीं जाके काट लेती। अगर दूरी में हल्का सा भी बदलाव होता, मामूली सी भी दूरी में कमी आती तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके ये दोनों रेखाएं कट कर ही लेती। लेकिन दूरी बीच का जो, जैसे पटरी है, पटरियों के बीच की दूरी जो है वो कहीं भी कम ज्यादा नहीं होती, ना ज्यादा होती है ना कम होती है। क्योंकि अगर आप कहीं के साथ ज्यादा होगे तो इधर झुक गया। अगर मान लीजिए D से ज्यादा हो जाता तो इधर झुक जाएगा, कोई बात नहीं, हमें कौन सी दिक्कत है, इधर नहीं काट रहा तो इधर काट ले, इधर नहीं तो इधर काट ले। हमने तो प्रतिच्छेद की बात की ना। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी जो है अगर वो चेंज हो रही है, दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर नियत है तो वो रेखाएं समानांतर है। दो रेखाओं के मध्य की दूरी सदैव नियत रहे तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। दूरी ना बढ़े ना घटे, क्योंकि बढ़ेगी तो इसका मतलब पीछे जाके कटेगी, घटेगी तो आगे जाके कटेगी जरूर दोनों रेखाएं। और कम ज्यादा नहीं हो रही है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के सीधे सीधे चलती रहेगी। ये यूक्लिड का 5वां पोस्टुलेट था। पोस्टुलेट का मतलब जैसे मैंने कहा विग्रहित रहता है, कल्पना होती है, तथ्य होते हैं जो एक तरह से प्रूफ नहीं किए जा सकते, लेकिन जिसके आधार पे आप अपनी आगे गाड़ी को चलाने वाले, जिन नियमों के आधार पे आप चलाने वाले।
तो इसको लेके ये जो पांचों पोस्टुलेट था, इसको लेके बहुत सारे सवाल थे, बहुत से लोगों ने सवाल उठाए। याद रखिए यूक्लिड के टाइम में इतना जो मैं, अब सोचिए जब पहली बार बंदा कोई पोस्टुलेट दे रहा है, पहली बार कोई फॉर्मुलाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे पहले तो इतना कोई हुआ ही नहीं होगा। तो यूक्लिड के बाद में जैसे जैसे दौर बीते, समय बीता, नए नए मैथमेटिशियन आए, क्योंकि हमें तो देखिए चैलेंज करने की, ह्यूमन ब्रेन ही ऐसा ही है, चैलेंज ही करता है चीज़ों को। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए कि यूक्लिड का जो पांचवा पोस्टुलेट है उसको लेकर कईयों को शिकायत हुई। तो शिकायत हुई, ढेर सारी शिकायतें हुई, लेकिन शिकायतें होने के बावजूद बहुत कम लोग होते हैं जो शिकायतों का निदान भी करते हैं कि अगर शिकायत है तो उसको बताइए, फिर दूसरा तरीका बताइए। तो उसमें एक नाम आता है जो सबसे सबसे ज़बरदस्त है, उनका नाम है ब्रेनहेड रीमान। ब्रेनहेड रीमान। रीमान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, एक्स्ट्रा 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 ऑर्डिनरी थे। इसकी एक छोटी सी कल्पना के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि जब वो 7th क्लास में थे तो उन्होंने जो है, उनको नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट था। नंबर में जब बहुत इंटरेस्ट था तो उनको एक जो उनके गुरुजी थे उन्होंने उसको एक बुक दी कि भाई ये बुक है, ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन की बुक है नंबर थ्योरी के, आप इस बुक को पढ़िए। उस बुक में तकरीबन 900 पेजेस थे। 900 पेजेस की एक बुक दी गई उन्हें पढ़ने के लिए कि वो पढ़े। तो जब उन्होंने ले ली बुक, लेने के बाद में जब एक वीक भी था, एक वीक बाद में उन्होंने बुक को वापस लौटा दिया। तो उनके जो टीचर थे उनको बड़ा सरप्राइज हुए कि यार इतनी जल्दी वापस लौटा दिया। तो टीचर को लगा कि क्या है कि पढ़ के ही नहीं आया होगा, ऐसे ही मतलब पहले इतने रुचि दिखा रहा था, किताब जैसे ही पकड़ाई तो हवा गुल हो गया, वो छोड़ दिया फिर उसने। तो लेकिन जब ब्रेनहेड रीमान से पूछा, क्योंकि वो एक्सेप्शनल बच्चे थे, नॉर्मल बच्चे नहीं थे, तो इसका मतलब गुरुजी को भी डाउट हुआ कि ये इनके बारे में ये मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए कि ये ऐसे लौटा रहा है या पढ़ के आया है। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने पढ़ ली? तो रीमान ने कहा हाँ पढ़ ली। तो उन्होंने उस बुक से जुड़ी कुछ बातें रीमान से उस बुक को खोल के पूछी तो रीमान ने उनका जवाब हूबहू दे दिया। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे हक्के बक्के रह गए कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि 6 दिन में 900 पन्नों की किताब जिसमें मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छी अच्छी थ्योरम, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शामिल थी, उसको ये बच्चा सिर्फ 6 दिन में कैसे पढ़ के आ सकता है, 150 पेजेस पर डे कैसे पढ़ सकता है। तो ये रीमान का एक एग्जाम्पल है कि रीमान ब्रिलियंट कितने थे। ठीक है, तो रीमान ने फिर जैसे यूक्लिड ज्योमेट्री है वैसे ही रीमान ने जब अपनी पीएचडी कर रहे थे तो पीएचडी के दौरान उन्होंने एक नई ज्योमेट्री बनाई जिसे कहा गया रीमानियन ज्योमेट्री। रीमानियन ज्योमेट्री में ये वही ज्योमेट्री है जो आगे जाके आइंस्टीन के लिए वरदान साबित हुई। आइंस्टीन जो थे वो अपनी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना रहे थे तो उन्हें एक मैथ्स का वो हिस्सा चाहिए था, एक ऐसी मैथ चाहिए थी जो उसकी कल्पना को, जो उन्होंने कल्पना कर रखी थी रिलेटिविटी की, उस कल्पना को वो कागज पर उतार सके। क्योंकि आप चाहे फिजिक्स में चाहे कितनी कोरी कल्पनाएं कर लीजिए, लेकिन हर कल्पना को आपको मैथमेटिक्स में उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो लैंग्वेज है, नेचर की भाषा है। नेचर की भाषा में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर मैथ्स किसी चीज़ को, किसी तथ्य को, किसी आपके विचार को स्वीकार नहीं कर रही है तो इसका मतलब है वो कल्पना है, वो पूरी तरह से कल्पना है। तो उन्हें वो चाहिए था इत्तेफाकन। रीमान भी जर्मन थे, आइंस्टीन भी जर्मन थे, कहीं ना कहीं टकराव होना संभव था। तो एक टकराव होता है जहाँ पे उन्हें वो आइडिया जो है वो समझ में आता है कि ये वो है जो उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। तो उन्होंने, आइंस्टीन जो थे उन्होंने अपने मित्र थे उनसे मैथ की मदद ली और मदद लेके उनके साथ उस रीमानियन ज्योमेट्री को अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यूज़ किया और कमाल का परिणाम दिया, जो कि सबसे ज़्यादा आज तक का सबसे ज़बरदस्त परिणाम माना जाता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये कुछ कहानी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा आप जो पढ़ रहे हैं आप वो है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, और ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री में कहाँ प्रश्न चिन्ह उठता है वो है यूक्लिड के 5वें पोस्टुलेट पे। ठीक है, उसके बाद ही कहानी शुरू होती है। फिर जहाँ से सवाल उठेगा वहाँ से नई राह तो खुलनी खुलनी, नई राह खुली। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको यहाँ पे रोकते हैं, ब्रेक देते हैं। ये हो गई आपकी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं एक होती है लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस। एक मान लीजिए आपकी ये लाइन है, ये आपकी दूसरी लाइन है, इन दोनों के बीच में 90 का जब एंगल बनता है तो इन रेखाओं को लंब रेखाएं कहते हैं। ये मान लीजिए आपका ये बी है, इसका नाम आपने पी क्यू रख लिया, तो इन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। जब आपकी दो रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो इन्हें लंबवत रेखाएं कहते हैं। और प्रतीक चिन्ह जो है, जैसे अभी ये लाइन है, इसका नाम हम ए बी रख लें, इसका नाम मान लीजिए मैंने सी डी रख लिया। और पैरेलल लाइंस को आप इस तरीके से सांकेतिक रूप से ऐसे लिखते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ऐसी लंब रेखाओं को आप इस तरीके से लिखते हैं, ए बी लंब टू ए बी लंब है पी क्यू पर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूँ कि जब
एक रेखा दूसरी रेखा के समानांतर है, तो ये भी याद रखिएगा, अच्छी चीज़ है। अगर L1 लाइन L2 के समानांतर है तथा L2 जो है वो L3 के समानांतर है, अगर दो रेखाएं इस तरीके से है कि वो L1 L2 के समानांतर है, L2 जाके L3 के समानांतर है, तो फिर L1 और L3 भी समानांतर होगी। तो समांतर होने का जो गुण होता है इसे कहते हैं संक्रामकता। इनमें संक्रामकता का गुण रहता है, फैलने वाला। जैसे ना अभी कोविड था, कोविड में क्या प्रॉब्लम थी कि राम से मोहन को कोविड हो गया, तो मोहन को सोहन से कोविड हुआ, तो इसका मतलब है कि राम की वजह से सोहन को कोविड हुआ है ना। हुआ तो यही है ना, फैला तो ऐसे ही होगा, चैन से ही फैलता ही। तो ये संक्रामकता होती है। तो संक्रामकता का नियम जो है वो पैरेलल लाइंस पे काम करता है। तो अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, दूसरी तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो पहली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, इसे कहते हैं संक्रामकता का रूप, संक्रामकता। तो आपको पैरेलल लाइंस में संक्रामकता नजर आती है, ट्रांजिटिविटी नजर आती है, इसे ट्रांजिटिव कहते हैं। लेकिन लंबवत में आपको ये नजर नहीं आता, लंबवत में ये आपको नहीं नजर आता। अगर आप कहते हैं कि L1 लाइन L2 के लंबवत है तथा L2 जो है वो L3 के लंबवत है, तो यहां हम कोई गारंटी नहीं ले सकते कि L1 L3 लंबवत है। कैसे, चित्र में दिखाता हूँ, दोनों ही केस दिखाता हूँ। बिल्कुल लंबवत भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। L1 L2 के लंबवत है, तो ये लीजिए, ये रहा आपका L1, ये रहा आपका L2, लंबवत हो गए। अब L2 L3 के लंबवत है, ये रहा L2 और ये रहा L3, ये लंबवत हो गए। ये L2 L3 लंबवत हो गए। तो क्या L1 L3 लंबवत है? जवाब है नहीं, ये तो समानांतर हुए, ये तो समानांतर हुए। लेकिन कब? जब आप एक प्लेन पे बात करें, कागज पे बात करें। कागज पे बात नहीं करें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, आड़ा टेढ़ा भी बना सकते हैं। जब आप प्लेन पे होते हैं तो अगर L1 प्लेन पे, रिपीट कर रहा हूँ, समतल पे, कागज पे, अगर आप कागज पे L1 L2 लंबवत बनाएं, L2 L3 लंबवत बनाएं, तो L1 L3 जो है वो समानांतर होंगे। याद रखिए, रिपीट कर रहा हूँ, कागज की बात कर रहा हूँ, पूरे तरीके से कागज की बात कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, पूरे तरीके से कागज की बात कर रहा हूँ। मैं त्रिविमी की बात नहीं कर रहा हूँ। त्रिविमी में इसके अपवाद मिल जाएंगे आपको। त्रिविमी में 3 रेखाएं लंबवत हो भी सकती है। जैसे एक एक्स एक्स पे ले लीजिए, एक वाई एक्स पे ले लीजिए, एक जेड एक्स पे ले लीजिए। तो L1 अगर L2 के लंबवत है, जैसे एक्स एक्स वाई एक्स के लंबवत है, वाई एक्स जेड एक्स के लंबवत है, तो एक्स एक्स और जेड एक्स लंबवत है। और हो सकता है नहीं भी हो, जैसे ये कहा। त्रिविमी में वो समांतर भी हो सकते हैं, लंबवत भी हो सकते हैं। लेकिन प्लेन के ऊपर जब आप एक कागज पे होते हैं, तो अगर आपने L1 L2 के लंबवत बनाया, L2 L3 के लंबवत बनाया, तो L1 L3, क्योंकि तीसरा 90 का कोण यहाँ नहीं बन सकता, 2 90 के कोण बना दी, एक 90 L1 L2 L3 के बीच में 90, तो वापस से समानांतर आ जाती है, तो रेखाएं समानांतर हो जाती है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे। तिर्यक प्रतिच्छेद। तिर्यक प्रतिच्छेद, तिर्यक प्रतिच्छेद का मतलब है जब दो समांतर रेखाओं का एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसे तिर्यक प्रतिच्छेद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। ये दो समानांतर रेखाएं हैं, इन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक है। तिर्यक का मतलब होता है टेढ़ी, तिरछी। तो यहाँ पे क्या बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो है एंगल्स। ये नंबर रख लेता हूँ, नंबर 1, एंगल नंबर 1, ये यहाँ से एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, बहुत सारे एंगल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 7 और एंगल नंबर 8। ठीक है। अब इसमें यहाँ एक चीज आप देखेंगे कि ये जो दो लाइनें हैं और उनको जो तिर्यक रेखा काट रही है वो 8 एंगल बना रही है। ठीक है। इन एंगल के बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, जैसे ये जो लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे बने हुए कोण नंबर 1, 2, 7, 8, इनको बाह्य कोण कहते हैं बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। कौन कौन से कोण हुए? 1 हुआ, 2 हुआ, 7 हुआ और 8 हुआ, ये आपके बाह्य कोण कहलाते हैं। अब इसके अलावा जितने कोण बच गए इनको इंटरनल एंगल कहते हैं, अंतः कोण कहते हैं, इंटीरियर एंगल कहते हैं, इन्हें इंटीरियर एंगल कहते हैं। इंटीरियर एंगल कौन कौन से? एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 6, ये इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ठीक है। अब एक नाम और आता है जिसे कहते हैं संगत कोण। संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट युग में है। संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए सही वर्ड जो है वो बहुत सही है, संगत। संगत का मतलब क्या है कि जो एक लाइन पे, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, जो आपकी लाइन 1 लाइन 2 है, उस लाइन पे, पहली लाइन पे जहां पे भी आप कोण ले रहे हैं
दूसरी लाइन पे एग्जैक्टली वहां कोण लीजिए, संगत, संगत मतलब संगत, संगत मतलब यहाँ 5 हो तो वहां 5 हो, यहाँ 30 है तो वहां 30 है, मतलब संगत। अब संगत कौन कौन से हुए, देखिए यहाँ लेफ्ट लाइन 1 ले रहा हूं, लाइन 1 पे ऊपर की तरफ, लाइन 1 में ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में, लाइन 2 में भी ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में, ये इन्हें कहते हैं संगत। यानी यहाँ इस फर्स्ट लाइन पे जो कोण जहां है, सेकंड लाइन में भी वो कोण वहां ही होगा और ये बराबर होंगे। संगत कोण की खासियत होती है ये बराबर होते हैं। लेकिन संगत कोण, अब ये कोण संगत नहीं है, संगत है एग्जैक्टली जिस लोकेशन पे लाइन 1 में जो एंगल है उसी लोकेशन पे वो लाइन 2 पे होना चाहिए, इनको संगत कोण कहते हैं। अब कोण 5 कोण 1 के संगत है, कोण 2 कोण 6 के संगत है, क्योंकि कोण 2 जो है और कोण 6 जो है वो लाइन 1 लाइन 2 में ऊपर की तरफ है, और वो भी कौन सी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों लाइन के ऊपर है और लेफ्ट हैंड साइड में। कोण नंबर 5 और 1 दोनों लाइन के ऊपर है, राइट हैंड साइड में। कोण नंबर 7 और 4 दोनों लाइन के नीचे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में। कोण नंबर 3 और 8, समझ गए। तो यहाँ पे संगत कोण कौन कौन है मैं आपको लिखवा देता हूँ। कोण नंबर 1 और 5 संगत है, कोण नंबर 2 और 6 संगत है, कोण नंबर 7 और 4 संगत है, और कोण नंबर 8 और 3 संगत है। समझ गए, एग्जैक्टली वही लोकेशन जहां पर पहला कोण है उसी लोकेशन पे दूसरा कोण। देखिए ये जो 8 कोण है इनके दो दो के जोड़े बनेंगे और ये बराबर भी होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। अगला होता है हमारा एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का मतलब अल्टरनेटिव, एक अगर लाइन के इस तरफ है तो दूसरा लाइन के दूसरी तरफ होगा, ये अल्टरनेट है। जैसे 5 और 4 ये अल्टरनेटिव एंगल है, 3 और 6 ये अल्टरनेटिव। तो लाइन के एक इस तरफ होगा, एक राइट हैंड साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, एक लाइन के ऊपर होगा तो एक लाइन के नीचे होगा, ठीक है। एक लाइन के ऊपर है, फर्स्ट लाइन के ऊपर है तो दूसरा फर्स्ट लाइन के नीचे है। अब देखिए 4 और 5, ये 4 जो है वो लाइन के नीचे है, 5 लाइन के ऊपर है, एक लाइन के लेफ्ट में है तो एक लाइन के राइट में। एकांतर, अंतर होगा हमेशा, ऊपर होगा, यहां वाला ऊपर होगा तो वहां वाला नीचे होगा, यहां वाला ऊपर होगा तो वहां वाला नीचे होगा, यहां वाला लाइन के इस तरफ होगा तो वो लाइन के उस तरफ होगा, अल्टरनेट होगा, अंतर आएगा दोनों में। तो कौन कौन हुए, 3 6 4 5, एक तो 3 और 6, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6, ये एकांतर है। कोण नंबर 3 और 6, 4 और 5। और एकांतर कोण की भी खासियत, ये बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण समान होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर है यहाँ पे। अब एक और कोण आता है जिसके बारे में और बात कर लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख, जब ये सब की बात हो ही रही है तो उसकी बात भी कर लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जो है वो समांतर रेखाओं के काटने की जरूरत नहीं है, दो रेखाएं जब काटती है तो उसके जस्ट आमने सामने के जो कोण होते हैं इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आमने सामने शीर्ष, कोण नंबर 1 और 2 शीर्षाभिमुख है, कोण नंबर 3 और 4 शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, कोण नंबर 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। शीर्षाभिमुख कोण, रेखाओं के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और ये समान भी होते हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि कोण नंबर 6 और 8 बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख है, कोण 5 और 7 बराबर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कई कड़ियाँ आपके साथ जुड़ जाएगी, कड़ियाँ देखिए बहुत सारी जुड़ जाएगी। कोण नंबर 7 बराबर है कोण नंबर 5 क्योंकि शीर्षाभिमुख है, कोण नंबर 5 और कोण नंबर 4 बराबर है क्योंकि एकांतर कोण है, कोण नंबर 4 और 1 बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। कोण 1 और 5 ऑलरेडी बराबर थे क्योंकि संगत कोण थे, तो इसमें से 4 तो कोण बराबर हो गए। ये कोण बराबर होते हैं। जिगजैग जो है ना, अब आप जिगजैग देख सकते हैं, ये बराबर होते हैं। ऐसे ही आप इनका जिगजैग बना सकते हैं, ये बराबर होंगे। कोण 2 और कोण 3 बराबर, क्यों बराबर, 2 और 3 क्यों बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख है, ठीक है ना। उसके बाद में कोण 3 और कोण 6 बराबर, क्यों बराबर, एकांतर कोण है। तो कोण 6 और 8 बराबर क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस तरीके से ये बराबर हो जाते हैं। तो ये जो 8 कोण है ये 8 नहीं होते बल्कि 2 कोण होते हैं क्योंकि 4 4 के 2 जोड़े बनते हैं, 4 4 के 2 जोड़े बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनमें भी एक बात बताता हूँ, ये आप ये भी सोचे कि ये पहले 8 के 4 हो गए, 8 के 2 हो गए, क्योंकि ये कौन कौन से कोण बराबर है लिख देता हूँ एक बार।
7 5 4 1, यानी कोण 1 बराबर है कोण 1 कोण 4 कोण 5 कोण 7। कोण 1 बराबर कोण 4 कोण 5 4 बराबर 5, क्योंकि एकांतर कोण है, ये शीर्षाभिमुख, ये एकांतर, ये शीर्षाभिमुख, बराबर हो गए। ऐसे ही दूसरी चेन ये है 2 3, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 3 बराबर कोण 6, क्योंकि एकांतर कोण है, और कोण 6 बराबर कोण 8, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। तो इस हिसाब से ये 2 ही कोण हुए, ये 4 एक कोण है और ये 4 एक कोण है, क्योंकि चारों बराबर है, तो इसलिए एक कोण अगर ये 60 डिग्री है तो ये सब 60 के, और ये जो है ये 120 है तो ये सब 120 के। अच्छा, एक चीज़ और देखिए आप डायग्राम में एक और प्यारी चीज़ और है। वो प्यारी चीज़ है कि ये जो कोण है, ये आपका एंगल, ये पूरा तो 180 का है ना, तो कोण 1 + 2, कोण 1 + 2 180 है। तो इसका मतलब है कि ये 2 कोण भी नहीं है, एक ही कोण है। अगर जैसे ही आपको कोण 1 पता चलेगा, आपको सारे कोण पता लग जाएंगे। इनमें से इन 8 कोणों में से एक कोण पता लग गया तो सारे पता लग गए। ये जो दिख रहा है आपको, दिखने में ये 8 कोण होंगे, लेकिन नहीं, ये एक ही कोण है। एक कोण पता लगा, सारे कोण पता लगे। समझ आ गया? ये उधर जाएंगे पूरे के पूरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंग्लिश में नाम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चलिए फाइनली सांस लेते हैं। कोण का जो विज्ञान है, कोणों की जो थ्योरी है, वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कोण, सारी चीज़ें कोणों से जुड़ी हुई और समांतर रेखाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हमने यहाँ पे पूरी कर ली है। तो यहाँ पे ब्रेक देते हैं और अगले लेक्चर में त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। अब त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, फिर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, फिर वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।